हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको IAS। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2022 का जो अभी मेंस का पेपर हुआ है उसका हमने डिस्कस किया था कंप्लीट पेपर 1 के बारे में। उसका हमने देखा था एनालिसिस कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं और पेपर इजी था या टफ़ था या मॉडरेट था, उसको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर। सो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप वहाँ से वो वाला वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ऑप्शनल का पेपर नंबर 2, जो कि क्या होता है, होते हैं हमारे पास अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस हम कैसे कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, उस पे बेस्ड ये आपका पेपर नंबर 2 होता है। पहले सवाल में आपको मिलते हैं 10 into 5, अगेन सेम गोज विद पेपर 1। पेपर 1 में भी इस प्रकार से ही होता है। ऑलराइट, ओके, लेट्स डीप डाइव इनटू नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला आपसे पूछ रहा है इन द लाइट ऑफ रिसर्च। अगेन देखिए क्या बात कर रहा है, RM की बात कर रहा है, मतलब आपके सिलेबस का 2nd and 3rd यूनिट। इन द लाइट ऑफ रिसर्च डिस्कस वेरियस वेज टू एनहेंस कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपके गिफ्टेड चिल्ड्रंस की बात हो रही है। दो टाइप के चिल्ड्रंस होते हैं, एक MR मेंटली रिटार्डेड और गिफ्टेड। अगर हम बात करें IQ की, तो IQ आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस तरफ होते हैं, वो होते हैं आपके मेंटली रिटार्डेड, और इस तरफ जो होते हैं वो होते हैं आपके गिफ्टेड, जिनका IQ हाई होता है। यहाँ पे आते हैं आपके और हमारे जैसे सभी एवरेज लोग। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रिसर्च की लाइट में आपको बताना है अनुसंधान के आलोक में प्रतिभाशाली बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको हम और उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं ये बताना है आपको रिसर्च के साथ साथ। अगर इस पर कोई रिसर्च हुई है तो वो भी आपको वहाँ मेंशन करनी है, एंड उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स के लिए आपको 2 पेजेस यहाँ पे फिल करने हैं एंड आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे डायग्राम के साथ बता दिया कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं तो आपको 1-2 मार्क्स दूसरों से ज़्यादा मिल जाएंगे। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी में आपसे पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है सेम तो नहीं बट हाँ 90% ये सवाल जो है रिपीटेड हुआ है हमारे PYQs में से। ठीक है, तो यहीं पे आपके जो PYQs हैं वो हो जाते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर बी क्या बोल रहा है, सम मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, इलस्ट्रेट विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। कुछ माप जो हैं विश्वसनीय हो सकते हैं लेकिन मान्य नहीं। ठीक है, ये रिपीटेड PYQ है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित समझाइए। आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं अगेन 10 मार्क्स के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपका कहीं ना कहीं आपको स्मारक स्वयं अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इस बार UPSC ने बता दिया है कि आपको स्मारक स्वयं भी अब कहीं ना कहीं कम पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे, उसको देखेंगे हम आगे। सी में पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है हाउ पावर, आपके पास पावर, नीड फॉर पावर एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो यहीं से आपका लिंक हो जाएगा क्या, आपका टॉपिक मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं प्रेरणा, वो यहाँ से आपकी लिंक हो जाएगी। सत्ता और राजनीति कैसे साथ साथ चलती है, व्याख्या कीजिए आपको। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। पावर एक तरफ चलेगी और यहाँ पे क्या चलेगी आपकी सेकेंड पॉलिटिक्स, किस प्रकार से साथ साथ चलती है इसकी आपको व्याख्या करनी है। अगेन डी में आते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिटी साइकोलॉजी। ठीक है, तो इतना स्ट्रेट सवाल पहली बार पूछा है रिगार्डिंग कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के बारे में। यहाँ आपसे पूछा है मेंशन फ्यू स्किल्स एंड क्वालिटीज़ अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वुड हैव। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है यहाँ पे कि सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, एक कम्युनिस्ट साइकोलॉजी क्या क्या कार्य करता है, क्या उसके कौशल और क्या गुण हैं, उसका आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ कम्युनिटी साइकोलॉजी। ठीक है, ऑल राइट, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर 1 में पहले PYQs में रिपीट हो चुका है, तो अब उनने क्या कर दिया है, अब पेपर 2 में इसको इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऑल राइट, अब देखते हैं लास्ट हमारा सवाल जो है इस पहले क्वेश्चन में से, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर लेबलिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, असामान्य व्यवहार को चिन्हित करने के लिए विभिन्न मानदंड क्या हैं, कौन कौन से अलग अलग क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं कि कोई जो है एबनॉर्मल बिहेवियर किसी का है।
ठीक है। तो इसको आपको डिफरेंट अलग अलग क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं उसको आपको बताना है। असामान्य व्यवहार की बात हो रही है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है एंड एबनॉर्मल क्या है। इसके बीच एक फाइन लाइन, काफ़ी मोटी लाइन है, फाइन तो नहीं बट काफ़ी मोटी लाइन है, उसके आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि कब हम किसी को एबनॉर्मल बोल सकते हैं। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है, इस पेपर में कई बार गेम खेला गया है तो उस गेम को भी हम अभी देखते हैं। 2A में आपसे पूछ रहा है डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटेजीज नेसेसरी फॉर रिहैबिलिटेशन। तो कहाँ से सवाल आ गया? आपका आ गया रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी से, ऑफ मेंटली इल इंडियन यूथ। यूथ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेंटली इल इंडियन यूथ जो है, जो आपके अप्रॉक्सीमेटली 15 से 28, 29, 30 की एज तक जो आपका यूथ है, इनमें क्या हो रहा है आपको बताना है, ठीक है। ऐसे मेंटली इल इंडियंस की बात करनी है, यूथ की, और आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लेंगे ताकि क्या हो सके, उनका रिहैबिलिटेशन हो सके, इसको आपको डिस्कस करना है यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए। मानसिक रूप से बीमार भारतीय युवाओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक विभिन्न रणनीतियों की चर्चा कीजिए। ऑलराइट, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है बी में, डिस्कस द चैलेंजेस टू मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियन यूथ। अगेन देखिए यहाँ भी इंडियन यूथ की बात की गई है और यहाँ पे भी इंडियन यूथ की बात कर गई है। एज अ साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट वेज टू फॉस्टर देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है, इंडियन यूथ के पास वो फेस कर रहा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ को डिटेरिएट हो रही है उसकी। और एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आप साइकोलॉजिस्ट होते तो कौन से वेज सजेस्ट करेंगे आप उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य हेतु चुनौतियों की चर्चा कीजिए। कौन कौन सी डिफिकल्टीज आज का यूथ फेस कर रहा है, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के तरीके सुझाएं। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप किस प्रकार से उनको तरीके बताएंगे, ठीक है। आप क्या बताएंगे उनको कि किस तरह से अपने आप को हैप्पी रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ को और ख़राब और इल नहीं करना है। तो 2 सवाल आपने देखे यहाँ से अभी, किसके ऊपर? इंडियन यूथ के ऊपर। मेनली जो पेपर फोकस कर रहा है ये फोकस करेगा आपके इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। और लास्ट पेपर में आप देख ही चुके हैं, मतलब पेपर 1 में जब हम डिस्कस किया था उन्होंने मेंशन कर दिया है एक्सप्लिसिटली कि आपको यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है। ओके, ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो है आपके 20 मार्क्स का। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑफ बायोलॉजी, आपका यहाँ पे जीव विज्ञान, कंडीशनिंग, कॉग्निशन एंड स्ट्रेस इन डेवलपिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आपको बताना है कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर, आपके दुश्चिंता विकार के लिए, ठीक है। तो आपको ये मालूम है सबसे पहले एंग्जाइटी क्या है, और एंग्जाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर जो है ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज खाना खाया और सुबह जब आप सो के उठे तो आपको एंग्जाइटी हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी बिल्डअप होती है एंड अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप सुसाइडल थॉट्स तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ओके, तो वहाँ अभी आपसे ऊपर क्या पूछा बी और ए में कि आपको क्या हो रहा है मेंटल हेल्थ को, हाउ यू विल हेल्प आउट टू द इंडियन यूथ, कैसे उनको आप मदद करेंगे। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या प्ले करता है आपकी बायोलॉजी, कंडीशनिंग, कॉग्निशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना है और बताना है किस प्रकार से आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है 20 मार्क्स के लिए। दैट मीन्स आपको 4 पेजेस फिल आउट करने हैं इस आंसर के लिए। दुश्चिंता विकार विकसित करने में जीव विज्ञान, अनुकूलन, अनुभूति और तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका मतलब कि आपको अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके लिए रोल प्ले कर रही हैं। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल, 3rd सवाल की बात करें और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा गेम। ओके, 3rd सवाल आपसे पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द जनरल सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। ओके, हमारे कंट्री की बात हो रही है। इलेबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ आउट ऑफ स्कूल वोकेशनल गाइडेंस, विच स्पेशल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज फॉर इट, ठीक है। तो आज आप जान रहे हैं पाठशाला के बाहर के व्यावसायिक मार्गदर्शन का महत्व विस्तार से बताइए। इसके लिए किन विशेष रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए। तो आपको ये बताना है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पाठशाला के अंदर वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन इसके बाहर आपको किस प्रकार से व्यावसायिक मार्गदर्शन का कुछ महत्व है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए किन विशेष रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब
आप आउट ऑफ स्कूल उनको वोकेशनल गाइडेंस दे सकें, इसके लिए कौन सी स्पेशल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज देश का हर व्यक्ति चाय वाला बनने के लिए भाग रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है। 15 मार्क्स के लिए आपको सवाल देना है, ठीक है, खैर ये तो एग्जाम्पल है, बट आप अपने अकॉर्डिंग आंसर अपना सेटअप कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल पूछ रहा है डिस्कस यूजेस, मिस यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग्स। गेम यहाँ पर आपके साथ हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको 20 मार्क्स। अगर आपने ऊपर का सवाल ध्यान दिया हो और पहले के भी अगर आपने PYQs ध्यान दिए हो तो आपको पैटर्न क्या चलता है, 15 देन 15 एंड देन 20 मार्क्स। बट थर्ड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 15 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। ऑल राइट, तो सवाल आपसे पूछ रहा है डिस्कस यूजेस, मिस यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का हाउ वी कैन यूज़, हाउ वी कैन मिस यूज़ एंड क्या क्या इनकी सीमाएं होती हैं, उन पे आपको चर्चा करनी है। कहाँ पे? नैदानिक व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट वगैरह UPSC के बच्चे उतना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, बट स्टिल फिर भी 20 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल देना है। अब अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं Why is selection considered to be a process of infusion of fresh blood in the organization? Discuss the steps involved in employee selection. तो अगेन यहाँ पे कहाँ से आ गया सवाल आपका? OP से आ गया, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से आ गया कि एक प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, ठीक है, टू बी अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो किसी भी एम्प्लॉय को चुनने के लिए एक ज़रूरी स्टेप होता है क्या आपका? सिलेक्शन, कि वो जो एम्प्लॉय है उसको जो HR सेलेक्ट कर रहा है वो 1 साल तक काम करेगा, 2 साल तक करेगा, 10 साल तक करेगा, पूरी ग्रेजुएटी कमाएगा अपनी यहाँ पे, या फिर ये अपने रिटायरमेंट तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक फेस होता है सिलेक्शन वाला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व एम्प्लॉय सिलेक्शन में, वो आपको बताना है, ठीक है। चयन को संगठन में युवा बल की भर्ती की प्रक्रिया क्यों माना जाता है, ये भी आपको बताना है। यहाँ पे फोकस किस पे हो गया? अगेन युवा बल के ऊपर हो गया। देन कर्मचारी चयन में शामिल चरणों की चर्चा कीजिए, ठीक है। पहले उनका इंटरव्यू होता है एंड देन लाइन से क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बताना है, अगेन 15 मार्क्स के लिए। देन अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। REBT के बारे में आपसे पूछ लिया है यहाँ पे, जो आज तक नहीं पूछा था। REBT रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, लगता है UPSC वाले भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पूछ लिया है, अलॉन्ग विथ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आप आता है आपका कहाँ से? ये आता है आपके इमोशन टॉपिक से, ठीक है। ऑल राइट, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को की इसके अनुप्रयोगों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको एप्लीकेशन ही बताना है इस थेरेपी के अंदर, ठीक है। 15 मार्क्स का ये सवाल है आपका 4A के लिए। देन अगेन बात करें 4B में, डिस्कस द मेजर लिमिटेशंस ऑफ एजेड हैविंग कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, मेंशन स्ट्रेटजीज यूज्ड टू इम्प्रूव देयर साइको सोशल हेल्थ। मनोसामाजिक स्वास्थ्य में क्या करना है हमको? सुधार करना है। कौन कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे हम, वो आपको बताना है। संज्ञानात्मक समस्याओं से ग्रसित वृद्धों को आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये कहाँ से आ गया सवाल? ये आ गया आपका सवाल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से। आपकी आज उम्र 25 साल है, आपकी आज उम्र 20 साल है, आपका कॉग्निशन वेल नोन है, ठीक है, आपका कॉग्निशन बराबर काम कर रहा है। बट जैसे ही आप 60, 65, इनफैक्ट 40 के ऊपर भी आप होने लगते हैं तो आपका कॉग्निशन क्या होता है? धीरे धीरे डाउन होने लगता है, ठीक है। लेकिन आपको मेनली कहाँ ध्यान देना है? वृद्धों को आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करनी है आपको, कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, ठीक है। आपके मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और भी चीज़ों में आपके लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेशन क्या क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। और मेंशन स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू इम्प्रूव देयर साइको सोशल हेल्थ, मनोसामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयुक्त रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिए, उनका हमको सवाल क्या पूछा है? कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रेटेजी किसके बारे में पूछ रहे हैं? उनकी साइको सोशल हेल्थ के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, 15 मार्क्स में सवाल था, मीन्स 3 पेजेस यू हैव टू फिल आउट। सी में आपसे पूछ रहा है हाउ कैन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, अगेन फोकस कहाँ पे आ गया? आपकी कम्युनिटी पे आ गया, आपकी सोसाइटी पे आ गया। ब्रिंग पॉजिटिव सोशल चेंज इन ऑर्डर टू एड्रेस मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग इन सोसाइटी, ठीक है। मेंटल हेल्थ और वेल बींग
अगेन स्मारक स्वयं में आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके, बट पूरा तो नहीं, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स 20 मार्क्स में। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये वाला आंसर कैसे लिखेंगे जब आपने ऊपर एक आंसर लिख के आ चुके हैं। ऑलराइट, सो हाउ यू विल राइट दिस आंसर विल डिपेंड ऑन आपने पहले क्या लिखा है, ठीक है, ताकि वो आपके कॉग्निशन में घूमता रहेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका सवाल 20 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसी के साथ आपका सेक्शन ए खत्म होता है और अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ से, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए सामाजिक एकीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, सामाजिक एकीकरण क्या है। देन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द इल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एडिक्शन अमंग एडोलेसेंट्स। किशोरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करनी है। सजेस्ट इंटरवेंशन फॉर अरेस्टिंग द सेम, इसको कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। इंटरनेट की लत लगने से किशोरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसकी रोकथाम हेतु हस्तक्षेप सुझाइए। किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं वो आपको बताना है, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गेम्स, ऑनलाइन गेम्स है ना, ऑनलाइन साइट्स में यहाँ वहाँ समय बर्बाद ना करें। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। ओके, तो उद्यमशीलता के व्यवहार की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये यहाँ पे आपका व्यवहार इस प्रकार से होगा। तो आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर किस प्रकार से होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पता नहीं, ये यूपीएससी, खैर छोड़िए। ओके, देन आपसे पूछ रहा है डी में, थ्रो लाइट ऑन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन अवर रियल लाइफ। ओके, तो अभी तक हम बात पॉजिटिव करते करते कहाँ पे आ गए हैं, अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करने लगे हैं। थ्रो लाइट ऑन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन अवर रियल लाइफ। अपने वास्तविक जीवन में प्रौद्योगिकी के विकास में नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, नेगेटिव चीज़ें बतानी है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपकी क्या हो रहा है, जीवन में खलल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ओके, जो इंजन पहले डीजल से चलते थे, ट्रेन की बात हो रही है, जो इंजन पहले डीजल से चलते थे है ना, और कोल से चलते थे, ठीक है, अब क्या हो गए हैं, उनका हो गया है इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे हैं वो। ठीक है, तो बहुत हैवी तार, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तार, और फिर अब उनके जीवन में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, विच प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ आगे एंट्री मार जाता है आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत खिलाड़ियों में टीम भावना विकसित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर 11 लोगों की टीम है तो उसमें अगर मान लीजिए दो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या बताना है, उनको बताना है आपको टीम स्पिरिट। तो वहाँ पे आप कौन कौन से साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द न्यूमरस इनोवेशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट। सवाल है आपका 15 मार्क्स का। आपके वंचित बच्चों को उनके विकास के लिए शिक्षित एवं प्रेरित करने में सरकार के कई नवाचारों और कार्यक्रमों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं तो अपने मेंस में आंसर लिखते हैं आप, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ 2-3 स्कीम के नाम आप लिख दीजिए। ठीक है, जो सरकार ला रही है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। ऑलराइट, ओके, अगला सवाल है, डिस्कस नेचर एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सजेस्ट डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स टू ओवरकम इट। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपके यौन उत्पीड़न की। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के स्वरूप और मनोवैज्ञानिक परिणामों की चर्चा कीजिए। उस पर काबू पाने के लिए विभिन्न व्यवहारात्मक प्रतिरूप सुझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का जो है सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, कहाँ पे वो अपने वर्क प्लेस के दौरान। ठीक है, उसका नेचर बताना है आपको, किस प्रकार से होता है स्वरूप, और उससे उनकी हेल्थ के ऊपर, मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर क्या परिणाम उनके हो सकते हैं। देन आपको बताना है 20 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको ये बताना है कि हाउ यू कैन चेंज, विभिन्न व्यवहारात्मक प्रतिरूप सुझाइए। ठीक है, आप ऐसे कौन से बिहेवियरल पैटर्न्स लाएंगे ताकि उनको क्या हो सके, हम ओवरकम कर सके। ऑल राइट, अगला आता है आपका प्रश्न नंबर सी 15 मार्क्स के लिए।
यहाँ पे आपको यूपीएससी ने छोड़ दिया है। आप बताइए भैया कि किस प्रकार से आपको देखते हैं चीज़ों को। मीडिया इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स इन प्रमोटिंग प्रो सोशल और एंटी सोशल बिहेवियर, डिफेंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सही है या ये सही है, आपको बताना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करना है, यहाँ पे डिफेंड करना है। समाजानुकूल या असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने में, ठीक है, संचार माध्यम प्रमुख कारकों में से एक है, अपने दृष्टिकोण का प्रतिवाद कीजिए। आपको बताना है कि मीडिया अगर न्यूज़ दिखा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों के ऊपर, और नहीं दिखाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अब एक ही न्यूज़ को 24 घंटा कोई देखेगा तो उसके पागल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 15 मार्क्स का ये सवाल है। देन अगेन आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड कर सकते हैं। 7A, इलेबरेट द इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया ऑन इमोशनल हेल्थ एंड वैल्यूज़ ऑफ यूथ इन अवर कल्चर। अगेन टॉपिक कहाँ पे आ गया, आपके यूथ के ऊपर आ गया। 15 मार्क्स का सवाल है, आपको बताना है कि मास मीडिया का इफेक्ट क्या है, किसके ऊपर, हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर एंड वैल्यूज़ के ऊपर। अगेन वैल्यूज़ रिपीट हुआ है आपके पेपर 1 से। हमारी संस्कृति में युवाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य और मूल्यों पर जनसंचार माध्यम के प्रभावों को विस्तार से बताइए। ठीक है, अगर किसी ने आपकी फ़ोटो को लाइक नहीं किया तो वहाँ से आप कमेंट नहीं करेंगे, और फिर आप चलिए ठीक है, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, बात करते हैं बी की। डिस्कस हाउ एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मीट द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। अगेन 2 प्रश्न देखे अभी हमने। पहला ये कि सरकार क्या कर रही है इन बच्चों के लिए, और अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ से, डिस्कस हाउ एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मीट द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। वंचित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में वातावरण, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं संबंध उनका किससे है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन से है। इस पे चर्चा करनी है आपको, अगेन 15 मार्क्स के लिए। अब देख रहे हैं प्रश्न नंबर सी, एक्सप्लोर कॉजल फैक्टर्स ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, ये क्यों होता है, एंड सजेस्ट मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन। 20 मार्क्स का सवाल है। सामाजिक संघर्षों के कारण कारकों का पता लगाइए और समाधान के तरीकों का सुझाव दीजिए। ठीक है, सामाजिक संघर्ष क्यों हो रहा है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न आपको स्टेट करना है, और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, वहाँ पे बताना है आपको उसका समाधान, उसकी रेमेडी किस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 8, और ये जो लास्ट सवाल है, और अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए पेपर 2 अब डिफ़िकल्ट कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। ओके, हाउ डज एडवर्टाइजिंग हेल्प पीपल टू बाय इंटेलिजेंटली। बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, एंड इनेबल देम टू टेक अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, विज्ञापन किस प्रकार लोगों को बुद्धिमानी से खरीदने तथा उच्च जीवन स्तर की दिशा में कदम उठाने के लिए सक्षम करता है। आपको बार बार ऐड दिखाया जाएगा और आप बिना मतलब की चीज़ खरीद लेंगे। ठीक है, ओके, आपको ज़रूरत नहीं है, आप घी खा के काम चला रहे हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का हो XYZ, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको चीज़ का ऐड दिखाया जा रहा है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको इस बारे में कि एडवर्टीजमेंट से हमारी साइकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है। मेनली सवाल इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। 15 मार्क्स का सवाल है। देन अगेन प्रश्न नंबर बी में आपसे पूछ रहा है, डिस्कस पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन काफ़ी टाइम बाद ये सवाल देखने को मिला है। डिस्कस पॉल्यूशन एंड क्राउडिंग एज एजेंट्स ऑफ साइकोसोशल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो क्राउडिंग से आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं एंड मनोसामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आपका पॉल्यूशन और क्राउडिंग किस प्रकार से कार्य करता है, इन दोनों के लिए ये आपको बताना है। साइट फ्यू प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंड रेमेडियल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये बताना है आपको 20 मार्क्स के लिए। मनोसामाजिक एवं शारीरिक समस्याओं के कारकों के रूप में प्रदूषण एवं भीड़ भाड़ पर चर्चा कीजिए। कुछ समस्याओं का हवाला देते हुए उपचारात्मक रणनीतियों की अनुशंसा कीजिए। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, या फिर क्राउडिंग से बचना है, या फिर हमको EPA एक्ट से सीखते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, ऑलराइट, और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अब हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल आपको देखने शायद ही कहीं मिलेगा। एकदम से बाउंसर मारा है यूपीएससी ने इस बार, और आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया है जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी जो आपने मोस्टली 90% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, वो पूछ लिया है, डिस्कस जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड डिस्क्राइब इट्स कंट्रीब्यूशन
इन एक्सप्लेनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ हाउस वाइफ इन अ ट्रेडिशनल फैमिली। किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली में एक हाउस वाइफ किस प्रकार से कार्य करती है, उनका क्या व्यक्तित्व होता है, उसको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में। 15 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट टफ एंड बाउंसर सवाल। लिंग अन्विति सिद्धांत, ठीक है, लिंग अन्विति सिद्धांत जेंडर स्कीमा थ्योरी की चर्चा कीजिए तथा पारंपरिक परिवार में एक गृहिणी के व्यक्तित्व की व्याख्या। ठीक है, चलिए आप इतना तो बता देंगे, पारंपरिक परिवार में एक गृहिणी के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में इसके योगदान का वर्णन कीजिए। देन यहाँ प्रश्न आपको फंसा देगा, आपको इसका योगदान बताना है तो इसके पहले आपको जीएसटी मालूम होना चाहिए, 18% वाला नहीं, आपको जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका ये निमोनिक भी बन गया। आज के बाद आप जीएसटी से क्या याद रखेंगे, जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में अपनी जीएसटी पढ़ेंगे तो अब आपको जेंडर स्कीमा थ्योरी भूलने में दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर आपको सवाल मिल जाएगा फ्यूचर में, अगेन होगा रिपीट, आज नहीं तो कल अगेन रिपीट होगा क्योंकि अभी आ चुका है तो, लेकिन आपको वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो आपका काम ये है कि इसके बारे में ढूंढें, पढ़ें और सीखें। अदरवाइज हमारे वीडियोज़ भी देख लेंगे तो फ़ायदेमंद है आपके लिए। ऑलराइट, तो ये था आपका 15 मार्क्स का सवाल। तो इसी के साथ ये 8 सवाल ख़त्म होते हैं आपके पेपर नंबर 2 के। पेपर 2 को लास्ट टाइम की तरह इस बार भी और डायनेमिक कर दिया गया है। ठीक है, पेपर आपका इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि आपको ये सवाल देखने को मिला है जेंडर स्कीमा थ्योरी, साथ ही आपको देखने को मिला है कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, एक सवाल आपको देखने को मिला है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, एक मिला है आपको डिसएडवांटेज ग्रुप से। तो मोस्टली बैलेंस सवाल चल रहे हैं आपके, जो आपके पूछे जाते हैं पेपर 2 में। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स आपको इन जैसे टॉपिक आपको अलग से पढ़ने होंगे। सो पेपर 2 के लिए रेडी रहिए अब कि आपकी जो बुक है स्मारक स्वयं, इन फ्यूचर वो आउटडेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं नई नई चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। एक ये सवाल हो गया और फिलहाल तो ये सवाल है एंड ओके। एंड एक और सवाल ये जो था आपका REBT के बारे में। ठीक है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये आपके स्वाइन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल हमको अब आ गया है टॉपिक इसके अंदर, तो हमको अपना जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसको थोड़ा सा, और हमारा जो विज़न है उसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना होगा। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली इसके बारे में हमको स्टडी करनी होगी। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2022 का हमने डिस्कशन कर लिया, कौन कौन से सवाल आए थे पेपर नंबर 2 के बारे में। हमने देख लिया कौन कौन से टॉपिक से सवाल आपको पूछे गए हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप आपका रहा है नज़र में, साथ ही साथ आपके नज़र में क्या रहा है, आपका रहा है यूथ, इंडियन यूथ के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा है सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, है ना, मतलब जेंडर साइकोलॉजी की बात भी यहाँ पे हो रही है, मेल फीमेल की। एंड आपको पूछ लिया है जीएसटी के बारे में एंड REBT के बारे में। तो ये दो नए टॉपिक चालू हो जाइए इनको ढूंढना। ऑलराइट, ओके। एंड अदरवाइज़ अगर आप हमारा कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एंड देन बात करेंगे हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2023 विथ ऑल दीज न्यू थिंग्स। एंड साइकोलॉजी पेपर ऑफ दिस ईयर वॉज लिटिल मोर टफ। ठीक है, तो मॉडरेट तो नहीं था, थोड़ा सा टफ कर दिया है क्योंकि सवाल एकदम से बाउंसर मारे हैं। लास्ट टाइम तो अगर आप NCERT पढ़ के भी गए होते, 2021 की बात हो रही है, 2021 में अगर आपने NCERT बस पढ़ा होता तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ता। इस बार आपको रिसर्च मेथड से केवल मतलब कई सारे सवाल मिले हैं, बट एनोवा से आपको एक चीज़ पूछी है, उसमें आपको डिस्क्राइब करने ज़्यादा नहीं बोला है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो आपको केवल 2 थ्योरीज पूछा है, स्टर्नबर्ग और JP दास वाली, एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है आपको। सो पेपर इज़ गेटिंग टफेस्ट डे बाय डे, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड साइकोलॉजी को अच्छा खासा टाइम दीजिए। ठीक है, यही आपकी रैंक एंड मार्क्स डिसाइड करेगा, आपको सिक्योर करेगा। सो हाँ, बाकी तो मेंस पढ़िए बट साइकोलॉजी पे भी ध्यान दीजिए। ऑलराइट, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड डॉट।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं